गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका कोड A5R5 है। ये क्वेश्चन पेपर जुलाई 2021 का है, जिसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आते हैं हमारे MCQ के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच अमोंग द बिलो स्पेसिफाइड कंडीशन इज अप्लीकेबल इफ अ क्यू इज नॉन एम्प्टी। अगर आपका क्यू नॉन एम्प्टी है तो इनमें से कौन सा फंक्शन आपके साथ अप्लाई किया जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी देख रहे हैं कि हम लोग जो भी बनाते हैं वो क्यू आपके रेयर से आके फ्रंट तक जाता है। ठीक है, मतलब फ्रंट में हमारा पीछे से डेटा जाता है और फ्रंट में आपका डेटा चला जाता है। तो ऑलरेडी हम लोग जो जान रहे हैं, अगर एम्प्टी है तो हमारे पास जो डेटा रहेगा वो फ्रंट में ऑलरेडी भरा हुआ है तो रेयर में रहेगा, क्योंकि नॉन एम्प्टी बोला है तो रेयर में हमारा डेटा चला जाएगा। तो इसको हम लोग बेसिकली ए नंबर ऑप्शन करेंगे। Which linear data structure has a provision of last in first out mechanism for its element? अब आपको बताना है लीफो मैकेनिज्म किसको फॉलो करता है। बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं कि लीफो जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो आपका स्टैक का है। स्टैक में ही हमारा है जो होता है लास्ट जो इन करता है वो हमारा फर्स्ट में आउट करता है। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक स्टैक का डायग्राम बनाएंगे तो ऑलरेडी आप लोग समझ जाएगा। फर्स्ट इसी तरह से पहला निकलता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर फाइंड देयर एप्लीकेशन बी इन BFS एंड DFS ट्रांसवर्सल मैकेनिज्म ऑन ट्री रिस्पेक्टिव। आपको बताना है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो BFS और DFS ट्रांसवर्सल को फॉलो करता है मैकेनिज्म को ऑन ट्री। तो इसका आप लोग को पता होना चाहिए कि BFS जो है ब्रेड फर्स्ट सर्च जो है वो आपका क्यू का है और DFS जो है वो आपका स्टैक का है। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्यू एंड स्टैक, क्योंकि पहले BFS पूछा है तो आपको ये बताना होगा। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन इफ एन एक्सप्रेशन ट्री रीड्स द सिंबल इन फॉर्म ऑफ एन ऑपरेंड। क्या होगा जब एक्सप्रेशन ट्री रीड करेगा सिंबल को इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेंड्स में। One node tree is created and a pointer is pushed toward its own stack। पहला। सेकंड होगा pointer is popped to tree is order to generate a new tree with the root, या both A and B सही है या none of the above। तो बेसिकली जब भी एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं ऑपरेंड हम लोग कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा वन नो, ये वाला ए नंबर वन नो क्रिएटेड होगा। जो पॉइंटर हम लोग जब भी एक बनाते हैं तो एक पॉइंटर का यूज करते हैं हम लोग दिखाने के लिए कि मेरा डेटा जो है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। ये हमारा सबसे आसान क्वेश्चन है। इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर नहीं है। डिफॉल्ट, पैरामीटराइज, कॉपी एंड कट। इसका आंसर आप लोग सभी लगभग सभी जानते होंगे, लेकिन तब भी मैं एक बार बता देता हूँ कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका कट, क्योंकि डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी होते हैं। हाउ मेनी edges are present in complete graph with n vertex। कितने एजेस होंगे कंप्लीट ग्राफ के जब n वर्टेक्स होते हैं। तो आपको सिंपल से इसका आंसर होता है, जब भी होगा तो आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। पहला ऑप्शन है n-1, सेकंड है n-1 डिवाइड बाय 2, थर्ड है n ओपनिंग ब्रैकेट n-1 क्लोजिंग ब्रैकेट डिवाइड बाय 2 या n में। तो इसका आंसर होगा आपका सी नंबर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है।
तो आप लोग को ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसेप्ट अवेलेबल इन C++। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो कंसेप्ट C++ में है। पहला है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्म, पॉलीस्टार या पॉली। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इसका आंसर पॉलीमॉर्फिज्म होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग ये भी आंसर भी चेक करते रहिए, आप लोग खुद से एक बार सॉल्व कीजिए, ठीक है, जिससे आपको भी पता चल जाए कि आप जो आंसर दे रहे हैं या रीजन दे रहे हैं वो सही है या नहीं है। उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ आपको कि इसका आंसर ये होगा, जिससे आपको और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। Which vertex exhibit its in degree and out degree to be 1 and 0 respectively। आपको बताना है कौन सा है वर्टेक्स है जिसका इन डिग्री 1 है एंड आउट डिग्री 0 है। तो इसका बेसिकली आंसर होता है आपका पेंडेंट वर्टेक्स, ठीक है। पेंडेंट वर्टेक्स ही है जिसका आपका इन डिग्री 1 होता है और आपका आउट डिग्री 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विकसॉर्ट। इनमें से बताना है आपको वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विकसॉर्ट कौन सा है। तो पहला है O n log n, n स्क्वायर log n या n स्क्वायर। इसका आंसर होगा आपका n स्क्वायर। एक चीज और बोलना चाहूंगा, जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन है टाइम वर्स्ट केस या एवरेज या बेस्ट केस, आप लोग चार्ट बना लीजिएगा जिसमें सारे लिख लीजिएगा, क्विक शॉट, बबल शॉट, इंसर्शन शॉट, ठीक है, और हर एक का एक चार्ट बना लीजिएगा जिससे आपको एनी टाइम याद रहेगा कि कौन सा वर्स्ट केस के लिए कौन सा होता है, क्विक सेट के लिए कौन सा होता है, आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका पोस्टफिक्स बताना है। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इसे हम लोग 3 फॉर्म में करते हैं। एक आपका सिंबल्स हो गया, सेकंड है आपका काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड देखिए, हाँ ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, एक तो आपका ये हो गया सिंबल, सेकंड आपका होता है आपका जो होता है, एक सेकंड मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक आपका हो गया पोस्टफिक्स, ठीक है, पोस्टफिक्स, सॉरी याद नहीं आया क्या था, एक सिंबल है, एक पोस्टफिक्स है, एक आपका है जो हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है स्टैक, सॉरी स्टैक, सिंबल स्टैक, मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं भूल गया था कि हमारा डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है सिंबल्स का जो, ठीक है। यहाँ पे हम ऑपरेटर भी बोलने वाले थे, हम ऑपरेटर लिखने वाले थे, ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहला है ए, तो जैसे ही आपका ऑपरेंड्स आता है, जो भी आपका कैरेक्टर्स आएगा वो पोस्टफिक्स में ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो जैसे ए, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस, तो प्लस आपका स्टैक में चला जाएगा। फिर बी, तो फिर बी भी आपका पोस्टफिक्स में आ जाएगा। फिर है आपका मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का जो ये है ये आपका आ जाएगा। रीजन क्या है कि छोटा से प्लस का छोटा है और आपका जो स्टार है इसका बड़ा है, तो ये बेसिकली ये रह सकता है। नेक्स्ट है आपका सी, तो सी भी आपका पोस्टफिक्स में आ जाएगा। और उसके बाद आएगा आपका
डिवाइड का सिंबल जैसे ही आएगा हम लोग यहाँ पे से हटा देंगे। क्यों, इसे ये पॉप हो जाएगा। बोलता है कि जिसका दोनों सेम हो प्रेफरेंस वो एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा सिर्फ, ठीक है, ये प्लस हट जाएगा, ठीक है, और सिर्फ डिवाइड और प्लस और डिवाइड रह जाए। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ गया। अब देखिए यहाँ तक ऑलरेडी ए बी सी, ये ऑलरेडी कट गया आपका, ठीक है। ए बी सी मल्टीप्लिकेशन जिसमें है वो सारे आपके अभी ऑप्शन में और सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा। अब है आपका डी, तो डी, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस का सिंबल। तो कभी भी अब बोलेगा कि मैं डिवाइड क्या है, बड़ा है माइनस से, तो वो कभी एक साथ रह नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिंबल डिवाइड आ जाएगा और यहाँ से डिवाइड मिट जाएगा। अब यहाँ एक और रूल होता है इसमें कि दोनों सेम प्रेफरेंस वाले जो होते हैं वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो सेम प्रेफरेंस वाले एक साथ नहीं रह सकते, जो पहले आए हैं उनको हटना होगा। तो यहाँ पहले कौन है, प्लस है, तो यहाँ प्लस को हटना पड़ेगा, माइनस यहाँ आएगा पहले। तो यहाँ माइनस पहले आ गया, अब यहाँ पे आपका प्लस आ गया। तो डिवाइड और प्लस किस किस में है, ये भी हट गया, ये भी गलत हो गया आपका। अब उसके बाद है डिवाइड प्लस हो गया, माइनस भी हो गया। अब ई, ठीक है, ई जगह गलती से नहीं मिला तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका है एक्सपोनेंट साइन। तो एक्सपोनेंट का साइन उसका सबसे बड़ा प्रेफरेंस होता है, इसलिए सब वो आप लग सकता है। उसके बाद है ई के बाद एफ, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ई एफ। उसके बाद स्टार, तो स्टार आपका इससे छोटा है एक्सपोनेंट से, तो एक्सपोनेंट फिर निकल जाए तो एक्सपोनेंट कहाँ हो जाएगा, ऊपर, ठीक है, ई एफ एक्सपोनेंट। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद क्या, ई एफ के बाद जी, ई एफ जी, ठीक है। जी के बाद आपका कुछ है नहीं, तो हम लोग पहले स्टार लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे। जो भी इस तरह से मैच कर रहा है वो आपका सही है। तो यहाँ पे डी भी गलत हो गया आपका, मतलब ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा 10 आउट ऑफ कितना सॉल्व हुआ, कितना आंसर आया आपका। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ, ठीक है। ट्रू फॉल्स में हमारा पहला क्वेश्चन है, इन सी प्लस प्लस रन टाइम मेमोरी इज एलोकेटेड बाय न्यू ऑपरेटर। तो इसका होगा ट्रू। बेसिकली हम लोग जब भी नया मेमोरी एलोकेट कर, नया ऑपरेटर होता है उसका जब भी हम लोग बनाते हैं वो रन टाइम में ही जाके बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। व्हेन हेड पॉइंटर पॉइंट टू द नल, जब हेड पॉइंटर पॉइंट टू नल में है, इट सिंप्लीफाई द एम्प्टी। हाँ, जब आपका हेड ही बोल रहा है कि नल में है तो ये बताएगा कि ये एम्प्टी लिस्ट है। तो ये भी आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज फास्टर देन इवैल्यूएशन ऑफ द सेम इनफिक्स एक्सप्रेशन। ये भी आपका सही होगा। जब भी हम लोग पोस्टफिक्स और इनफिक्स एक्सप्रेशन बनाते हैं तो पोस्टफिक्स में क्या होता है कि बेसिकली वो आपका जो होता है सिर्फ सिंबल्स को लेता है, ठीक है, नीट पैरेंथेसिस का नीड नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप जब भी बनाते हैं इनफिक्स, ठीक है, तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एक्सप्रेशन एलिमेंट नीड, सॉरी, पोस्टफिक्स में आपको एक सेकेंड, पोस्टफिक्स में आपको पैरेंथेसिस की जरूरत पड़ती है जो डायरेक्ट इवेलुएट करता है बेसिकली कोई भी एक्सप्रेशन को। इनफिक्स में विच मेक्स फास्टर, और काम करने के लिए हम लोग को तेजी होता है पोस्टफिक्स इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी वर्क करते हैं। तो इसका भी आंसर आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ब्रेथ फर्स्ट, BFS नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। ये आपका कहाँ गया मेरे पास, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, या तो यहाँ पे आ जाता आपका क्यू, तो सही हो जाता,
ये ट्रू हो जाता, मतलब क्यू डेटा स्ट्रक्चर आर द बेस्ट फर्स्ट, या तो ये हो जाता आपका, यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, इसके बदले में क्या आ जाता, डेप्थ, डेप्थ फर्स्ट, तो आपका आंसर ट्रू हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है O1 time is required for deleting a node X from the doubly linked list having n node। हम लोग जब भी एक डबली लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, उनमें से एक को करेंगे, तो क्या आपको बताना है कि टाइम रिक्वायर ये होगा 01 होगा, तो इसका आंसर होगा हाँ। बेसिकली हम लोग जब भी लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे हर एक नोड दूसरे का एड्रेस अटैच करके रखता है। जैसे ही आप एक का आप लोग डिलीट कीजिएगा, वो ऑलरेडी रीअसाइन हो जाता है, इसलिए आपका जो डबली लिंक लिस्ट में जो डेटा होता है ऑलरेडी ये आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फंक्शन कॉल आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। ऑल फंक्शन जो भी है रिजॉल्व कर रहा है कंपाइल टाइम में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। इसलिए होगा क्योंकि हम लोग जब भी कुछ होते हैं स्टैटिक, ठीक है, जब भी हम लोग उस कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, तो रिजॉल्व कुछ कंपाइल टाइम, जैसे कि स्टैटिक कोई है जिसमें पहले से दिया हुआ है वजन, तो वो स्टैटिक होता है, तो वो आपका कंपाइल टाइम में हो जाएगा। लेकिन जब आपका रन टाइम डायनेमिक है, कुछ रन टाइम में चेक होता है, तब नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है, स्टैटिक बाइंडिंग क्या चीज, जब उसका बाइंडिंग स्टैटिक हो तब हो सकता है। तो वैसे प्रोग्राम, ठीक है, जो कंपाइल होते समय ही तय हो जाता है, जो तय कर लिए जाते हैं, या कौन सा फंक्शन कॉल किस फंक्शन से जुड़ा होगा, ठीक है, वो जब चेक कर लेता है कौन सा फंक्शन किस फंक्शन से जुड़ा होगा, तब हम लोग बोलते हैं उसको स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है। और डायनेमिक बाइंडिंग कब कहते हैं, बेसिकली डायनेमिक बाइंडिंग को हम लोग लेट बाइंडिंग भी कहते हैं, और स्टैटिक को अर्लियर बाइंडिंग कहते हैं, मतलब वो पहले ही चेक कर लेता है, और स्टैटिक बाइंडिंग डायनेमिक बाइंडिंग बाद में चेक करता है। इसे हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये रन टाइम में जाके चेक करता है। तो हम, और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये फॉल्स हो जाएगा। सारे कंपाइल टाइम में रिजॉल्व नहीं होते हैं, कुछ कंपाइल टाइम में होते हैं, कुछ रन टाइम में होते हैं। Function malloc return a pointer of a type void to the memory it allocate। अब function malloc है return a pointer to the type void to the memory it allocate, ठीक है। तो इसका आंसर होगा malloc जो होता है, इसका मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी डेटा को मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक पॉइंट करता है वॉइड की तरफ और लोकेट कर लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है, अ ट्री इज एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्री एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है? नहीं, ट्री नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों हो जाएगा? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल होता है एरे एंड लिंक लिस्ट, जो आपका सिमिलर एक सीधे लाइन में आपका डेटा स्टोर होते रहता है। बट जो आपका नॉन लीनियर होता है, जो सीक्वेंशियल नहीं स्टोर होता है, वो होता है, मतलब सीक्वेंस एक लाइन में नहीं होता है, वो होता है आपका ट्री और ग्राफ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो है आपका, एटॉमिक डेटा इज अ डेटा दैट कैन बी चूज टू कंसीडर एज अ सिंगल नॉन अकम्प्लिसेबल एंटिटी। इसमें जो एटॉमिक डेटा है, जो डेटा वी चूज टू कंसीडर एज सिंगल नॉन कॉम्पिटिटिव में होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है, क्योंकि इसे और छोटा हम लोग नहीं कर सकते, ये सिंगल एंटिटी में होता है। जो भी आपका एटॉमिक डेटा की बात हो रही है, वो सबसे स्मॉलर यूनिट है, अब इसे और छोटा नहीं किया जा सकता है, तो इसका भी होगा आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लीव्स ऑफ एन एक्सप्रेशन ट्री आर ऑपरेंड्स एंड ऑल इंटरनल नोड्स आर द ऑपरेटर। आपको बताना है कि जो लीव्स है ऑफ एन एक्सप्रेशन ट्री का, वो सारा ऑपरेंड्स है,
एंड ऑल द नोड्स आर द ऑपरेटर। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, आप लोग को बताना है कि आपने 10 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से सॉल्व किए तो आपके कितने आए मार्क्स। ठीक है, खुद पे खुद जज कीजिए और समझिए। अब यहाँ पे मैंने खुद से ही एक टाइम पे सॉल्व किया था। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे इस तरह से आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार खुद से सॉल्व करके चेक कर रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, है ना, ये मैथ द कॉलम का है। और मैथ द कॉलम में जो हमारा है पहला क्वेश्चन है टावर ऑफ हेनोई। ये क्या है? तो टावर ऑफ हेनोई जो है वो रिकर्सन का है, जो आप लोग ऑलरेडी हम लोग काम में यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये एक बार ऑप्शन हमें को पढ़ लेते हैं जिससे हम लोग को पता चल जाए। डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज डेटा स्ट्रक्चर, ये आपका है। रिसोर्स शेयरिंग इन कंप्यूटर सेंटर, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। नेक्स्ट है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। In this transversal method, the root node is visited first, and then the left subtree, and finally the right subtree. Syntax to be declared a virtual function. Operator cannot be overloaded or display only essential information and hiding the detail. ये सारे आपके कॉलम ए के ऑप्शन हैं। सेकंड है आपका यूजर डिफाइंड। तो हम लोग ऑलरेडी एक कॉलम पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन हम लोग मैच कर लेते हैं। डेटा फर्स्ट सर्च यूज डेटा स्ट्रक्चर, आपको बताना है कि डीएफएस जो है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं डीएफएस जो है वो हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग इन कंप्यूटर सेंटर। आपको बताना है कि रिसोर्स जो शेयर करते हैं कंप्यूटर सेंटर में, उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऑलरेडी मैं जान रहा हूँ, लेकिन पहले ऑटोमेटिक जो इजी क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेता हूँ, जिसके कारण से आप लोग को भी समझ में आए और कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, कि आप लोग को भी पता चल जाए कि इसमें का आंसर यही होगा। जैसे ये रिकर्सन में है, ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं डेप्थ फर्स्ट का स्टैक होता है। स्ट्रक्चर एंड यूनियन, स्ट्रक्चर एंड यूनियन क्या है? एक यूजर डिफाइंड टाइप है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इन प्लेस ऑफ कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम, अब एक एल्गोरिथम का नाम बताना है जो कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है, मतलब तुलना करता है। तो हमेशा तुलना करने वाला जो कंपैरिजन होता है उसका नाम हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, वो सिलेक्शन सॉर्ट है, जो हमेशा जिस तुलना करता है एक दूसरे में और उसके बाद ही करता है। तो सिलेक्शन शॉर्ट हम लोग खोज लेंगे, या सिलेक्शन शॉर्ट बी नंबर है। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक ये आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि मर्ज सॉर्ट का फीचर है डिवाइड। यहाँ मर्ज सॉर्ट हम लोग को ढूंढना, देखिए डी नंबर में मर्ज सॉर्ट हम लोग को मिल गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ट्रांसवर्सल मेथड, ट्रांसवर्सल मेथड है द रूट नोड इज विजिटेड फर्स्ट। रूट नोड है पहले विजिट करना, मतलब पहले रूट नोड आ रहा है, देन लेफ्ट सब ट्री आ रहा है, और फाइनली राइट सब ट्री आ रहा है। तो इसका आंसर होगा प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल। ये मैंने कल भी क्वेश्चन सॉल्व किया था इस तरह से, और बताया था उसमें कि पहले आपका रूट आता है, देन आपका सॉरी, पहले रूट आता है, फिर देन आपका लेफ्ट सब ट्री आता है, फिर राइट सब ट्री आता है। तो इसका होगा प्री ऑर्डर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंटेक्स डिक्लेयर एज अ वर्चुअल फंक्शन। आपको बताना है कौन सा सिंटेक्स है जो वर्चुअल फंक्शन, जैसे ही आप लोग कुछ प्रोग्राम बनाए होंगे तो हम लोग जब भी वर्चुअल फंक्शन के लिए सिंटेक्स जो लिखते हैं, एक वर्चुअल इंट, ठीक है, और फंक्शन का नाम इस तरह लिख देते हैं। तो मतलब ये आपका जे नंबर जो है वो आपका है, क्योंकि हम लोग वर्चुअल नहीं बताते हैं फंक्शन को, हम लोग फंक्शन के टाइप से बताते हैं कि किस टाइप का ये फंक्शन होगा, और उससे आगे हम लोग बताते हैं कि वो किस टाइप का नेम लिखना है मुझे। ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड,
कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोडेड नहीं हो सकते हैं? 3 ऑपरेटर होते हैं बेसिकली जो ओवरलोडेड नहीं हो सकते हैं। पहला होता है टर्नरी, सेकंड होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और थर्ड होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि इनमें कौन सा है यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जी। नेक्स्ट है डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डिटेल। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कल किया था। आपको बताना है कि सिर्फ एसेंशियल डिस्प्ले एसेंशियल मतलब नेसेसरी इंफॉर्मेशन को ही सिर्फ दिखाएगा और बाकी सब डेटा को हाइड कर लेगा, तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा एम। अब एक क्वेश्चन हमारा बच गया था रिसोर्स शेयरिंग इन कंप्यूटर साइंस। ऑलरेडी जान रहे हैं कि ये हो चुका है हमारा, ये भी हो चुका है, प्री ऑर्डर भी हो चुका है, स्कोप रेजोल्यूशन भी हो गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है रिसोर्स शेयरिंग इन कंप्यूटर सेंटर। रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स आप शेयर करते हैं कंप्यूटर सेंटर में, तो उसे कैसे शेयर करते हैं? तो हम लोग सीक्वेंस में, यहाँ पे जो आपका सुटेबल बन रहा है वो है सीक्वेंस। जो भी हम लोग डेटा शेयर करते हैं तो उसे हम सीक्वेंस में भेजते हैं, तो ये आपका एफ मतलब क्यू हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने 10 मैथ द कॉलम भी सॉल्व कर लिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि कितने आपके सही हुए हैं, कितने रीजन सही थे। एक बार हम नेक्स्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला ऑप्शन है हमारा डैश इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज इन रिकर्सन। आपको बताना है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो रिकर्सन में यूज हो सकता है। तो रिकर्सन क्या करता है, उल्टा दिखता है। तो रिकर्सन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो है वो है स्टैक। स्टैक में भी क्या होता है कि हम लोग जब भी स्टैक बनाते हैं तो वो पहला कौन निकलता है, हमारा ऊपर वाला और निकलता है। तो ये भी हमारा रिकर्शन के तौर पे काम कर सकता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे जी। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आर यूज इन रिकर्सन। अब आपको बताना है नेक्स्ट ऑप्शन डैश, और डैश इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास है जो इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऐसा क्लास, ऑब्जेक्ट को ऐसा क्लास के तरह इनिशियलाइज करता है। तो वो है हमारा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जो जहां भी है वहां से एच नंबर पे आप लोग को ऑलरेडी टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टैटिक मेथड कैन ओनली एक्सेस डैश मेंबर। स्टैटिक मेथड जो भी है हमारा कैन ओनली एक्सेस कौन सा मेंबर को वो करेगा, तो वो हमारा जो होता है आपका स्टैटिक जे नंबर, स्टैटिक मेंबर को ही वो कर सकता है स्टैटिक मेथड। ठीक है, डायनेमिक वो नहीं कर पाएगा। यहाँ डायनेमिक ऑप्शन में भी शायद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज अ मैकेनिज्म इन विच वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। आपको बताना है कि एक ऐसा क्लास है जो दूसरे क्लास का प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, मतलब ले सकता है। तो उसको हम लोग सिंपल सा, हम लोग ऑलरेडी उप्स में बेसिक्स ऑफ उप्स में जान पढ़े होंगे। तो उसका नाम है इनहेरिटेंस। नेक्स्ट ऑप्शन टाइम टेकन बाय एल्गोरिथम टू सॉल्व एनी गिवन प्रॉब्लम। ऐसा आपको बताना है जो भी टाइम टेकन बाय, ठीक है, टाइम टेक कर रहा है एल्गोरिथम टू सॉल्व एनी गिवन प्रॉब्लम, कोई भी गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कोई भी टाइम जो टेक कर रहा है उसे हम लोग बेसिकली हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से जानते हैं। जो भी टाइम लेगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इन डैश सर्चिंग टेक्निक, आपको इस सर्चिंग टेक्निक के बारे में आपको बताना है एक्वायर्ड सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर, तो इसका आंसर बाइनरी सर्च होता है। हम लोग बाइनरी सर्च में ही होता है, पहले डेटा को सॉर्ट करते हैं उसके बाद ही हम लोग कोई डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो आपका इसका होगा एम। अब क्वेश्चन 4.7 अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट वेयर द linear nodes is given by the means of pointer is called
बीन्स ऑफ पॉइंटर। अब एक लीनियर कलेक्शन है डेटा एलिमेंट का विच लीनियर नोड्स मीन्स ऑफ पॉइंटर है, उसको हम लोग बोलते हैं लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे हमारा लिंक लिस्ट जो है वो डी नंबर ऑप्शन में है, तो हम लोग डी नंबर ऑप्शन को यहाँ पे लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो बताना है अ सर्कुलर क्यू। एक सर्कुलर क्यू है इम्प्लीमेंट यूजिंग एन एरे साइज ऑफ 10। साइज ऑफ 10 का एक एरे बना रहे हैं, वो भी सर्कुलर है, मतलब एक सर्कल में है, जिसका एरे स्टार्ट विथ होता है 0, मतलब इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है। फ्रंट 6 है, मतलब अगर पहला डेटा रखा हुआ है वो 6 है, और लास्ट में रेयर में डेटा रखा हुआ है 9 है। देन इंसर्शन ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट टेक प्लेस एट द। इंसर्शन ऑफ एलिमेंट जो है, नया जो एलिमेंट आप डालिए वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका ए नंबर 0। हम लोग 0 नंबर इंडेक्स जो वेरिएबल होगा उसका 0 होगा, A0, ठीक है। जब भी हम लोग बनाते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी वो सर्कुलर में है, तो A0 रहेगा और उसमें पॉइंट आउट कर देते हैं कि लास्ट सेल का क्या है डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट द लीफ नोड इज कॉल्ड डैश ऑफ द ट्री। आपको बताना है द नंबर ऑफ एजेस, एजेस नंबर ऑफ एजेस है फ्रॉम द रूट नोड द लीफ नोड इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा आपका आई थिंक डेप्थ। इसका आंसर होगा आपका डेप्थ, ई नंबर होगा। नेक्स्ट है डैश नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन कंप्लीट ग्राफ हैविंग विथ एन वर्टिस। आपको ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी दिया था, आपका आंसर ये वाला हो जाएगा आई नंबर, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू का में भी क्वेश्चन था। अब इसके साथ आप लोग देख रहे हैं बाय बीएसटी आपको पढ़ लेना है। पिछले बार भी आप लोग जनवरी का क्वेश्चन में भी आप देखे थे कि जो हमने कल सॉल्व किया था उसमें भी एक आया था क्वेश्चन कि आपको बीएसटी क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी आपका कन्वर्ट द गिवन इनफिक्स इनटू पोस्ट। अभी जो हम लोगों ने काम किया वही सेम टू सेम यहाँ पे काम करना है। पोस्ट फिक्स वाला ये आपका आसान क्वेश्चन है, 8 मार्क्स आ सकता है यूजिंग गिवन वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीट थोड़ा सा किया है गिवन वैल्यू का, ठीक है। ए का 3 है ये सारी चीजें। व्हाट इज लिंक लिस्ट, सबसे आप लोग को कल जो इन्फॉर्म किए थे सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है टॉपिक लिंक लिस्ट। व्हाट इज क्यू, क्वेश्चन इजी टाइप से ही दिया है। देखिए लिंक लिस्ट पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है आपसे, बीएसटी में पूछ रहा है, तो ये सारे, या डब्ल्यू लिंक लिस्ट पूछ रहा है आपसे। देखिए लिंक लिस्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं, मैं जान रहा हूँ। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन पेपर के सारे सवालों का हल किया। उम्मीद है कि आपको हर सवाल का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई सवाल में डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह हम लोग आगे भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलते रहे कि हम लोग जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं आपको उसका आंसर और पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही।